नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की वो सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी आज से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं इधर बिहार में पीएम मोदी पर राहुल गांधी की रैली में आज एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा की रिपोर्ट आज सीएम योगी को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर जो दावे किए जा रहे वो भी आपको बताएंगे। साथ में दिन भर की कई और भी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस खबर से जो अमेरिका को चुभ रही होगी। देखिए रिपोर्ट। India and Japan are two important countries in Indo-Pacific, two very important countries in Quad. So when they meet, they would be discussing about, the leadership would be discussing about the geopolitical situation and also the geo-economic situation. भारत जो कल तक दुनिया के लिए एक कहानी था, आज वो भारत एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे देखकर हर नजर हैरान है। भारत वो देश जहां सूरज की पहली किरण सिर्फ ज्ञान देती थी, आज वही सूरज तकनीक, ताकत और कूटनीति का प्रकाश दुनिया भर में फैला रहा है। दुनिया की कूटनीति के नक्शे पर आज भारत सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसकी गूंज टोक्यो से लेकर बीजिंग तक सुनाई देने वाली है। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए जापान की धरती पर कदम रखने वाले हैं। उस जापान पर जिसके साथ भारत का रिश्ता सिर्फ साझेदारी का ही नहीं बल्कि रणनीतिक गठबंधन का भी माना जाता है। पीएम मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी टोक्यो में भारत जापान के 15वें वार्षिक सम्मेलन में जापानी पीएम शिगेरो इशिबा के साथ हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। पीएम मोदी की 7 सालों में ये पहली जापान यात्रा होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी की पीएम इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है। पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। पीएम मोदी का जापान के पीएम से होने वाली हर एक मुलाकात सिर्फ हैंडशेक ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक हैंड होल्डिंग के रूप में भी देखी जा रही है। ये सिर्फ एक शिखर सम्मेलन ही नहीं बल्कि भविष्य का ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है जो भारत के कद और हद दोनों को विस्तार देने में मददगार साबित हो सकता है। यानी अब भारत सिर्फ सपना नहीं देखता है, भारत अपने सपनों को सच्चाई में तब्दील भी करता है और कूटनीति के शतरंज पर दुनिया को एक एक चाल का जवाब भी पेश करता है। India and Japan, we have excellent relationship. We have excellent political relationship, business relationship, and of course people to people connect. If you go in this country, any part of this country, you will see an India connect, any part of this country. So we have a very solid base on which we are building our relationship, working on each of these elements. And this is the time to take a review of the progress we have made and to come up with a roadmap to take the relationship further to the next higher level in coming 10 years. So this visit, this annual summit is a great occasion to review that relationship and also take it to a new higher level or partnership. पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका का भारत विरोधी नीतियों के बीच भारत और जापान का एक साथ आना सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब भी है जो आने वाले दशकों तक दोनों देशों की दिशा तय करेंगे। जापान के पीएम के साथ डिफेंस कोऑपरेशन से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई मुद्दों पर बात बन सकती है जो भारत को डिजिटल की रेस में एक रफ्तार दे सकती है। दुनिया जानती है कि आने वाला समय सेमीकंडक्टर का है। स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक हर टेक्नोलॉजी की जान है ये चिप और भारत ने तय कर लिया है कि वो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा।
और जापान इस क्षेत्र में महारत रखता है और भारत के पास है विशाल मार्केट और स्किल। दोनों देशों का गठजोड़ इस रेस में अमेरिका और बाकी प्रतिस्पर्धियों को सीधी चुनौती देगा। जापान के साथ डील भारत की टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। See, in India's spatial strategic and global partnership has the entire spectrum of relationship. It is not only bilateral, it also plurilateral, multilateral. So in the plurilateral framework, Quad is an important framework, important group of 4 like-minded countries coming together with a concrete, positive proposals to build a relationship for the peace, stability and prosperity of Indo-Pacific region and beyond. So when 2 important leaders of Indo-Pacific, India and Japan, when they meet, and in this, particularly in this geopolitical situation, they will talk about the entire spectrum of geopolitical issues. And of course, Quad is a very important topic that will be covered in the discussions. भारत और जापान की सुरक्षा साझेदारी पहले से ही क्वाड फ्रेमवर्क के तहत मजबूत है, लेकिन इस बार इसे एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और मरीन सिक्योरिटी में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में भी साझेदारी से भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से लेकर ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश तक जापान भारत का भरोसेमंद पार्टनर भी रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों की मिठास को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी जापान की यात्रा के बाद सीधे चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो शंघाई में होने वाली SCO शिखर बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी का जापान के बाद चीन दौरा भारत के लिए वैश्विक कूटनीति और व्यापार में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के इतर वो कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत 2017 से SCO का सदस्य है और 2022-23 में SCO की अध्यक्षता भी कर चुका है। SCO का मुख्य सम्मेलन 1 सितंबर को होगा। पीएम मोदी का जापान से चीन तक का ये सफर सिर्फ किलोमीटर में ही नहीं मापा जाएगा, इसे भारत की कूटनीतिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव में मापा जाएगा। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के कूटनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी की ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि भारत वो शक्ति है जो आने वाले समय में वैश्विक मंच की पहचान तय करेगी। अगली खबर बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट में लिए उन फैसलों की है जो भारत के चमकदार भविष्य का रूप दिखा रहे हैं। दरअसल साल 2010 के बाद अब करीब 20 साल बाद यानी 2030 में एक बार फिर से भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकते हैं। क्या केंद्र सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए बोली लगाने को मंजूरी दे दी है? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत तैयार, बस कुछ ही सालों का इंतजार। क्या भारत की दावेदारी को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी? कॉमनवेल्थ गेम्स की कमान कौन सा शहर बनेगा मेजबान? ये वो सवाल हैं जो बुधवार की रात से ही पूछे जा रहे हैं। हर हिंदुस्तानी के लिए ये पल एक नए कल की आहट दे रहा है, क्योंकि भारत अब उस कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए तैयार है जिसका आयोजन देश में आखिरी बार 15 साल पहले हुआ था और इसकी चर्चा ऐसे ही नहीं उठी है। इस पर मोहर खुद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लगाई गई है। साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बिड्डे के प्रस्ताव को पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में इस आयोजन के लिए बिड करने की बात कही गई। दरअसल यहाँ बिड का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी के लिए बोली लगाई। पीएम मोदी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी तो गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए इस फैसले को भारत की खेल उत्कृष्टता को दिखाने और उसे नई गति देने वाला बताया और उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। और इसी ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी साफ कर दिया कि 2030 में होने वाले इस कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा शहर करेगा।
ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में इसके होने का जिक्र किया है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर को आदर्श ऐसे ही नहीं बताया गया। इसके पीछे कारण भी है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम के साथ ही अत्याधुनिक प्रशिक्षण सेवाएं भी उपलब्ध हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने 2023 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की सफल मेजबानी की थी। जाहिर है कि इस समय के लिहाज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे मुफीद है। इससे पहले 2010 में आखिरी बार भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। तब इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में करवाया गया था। लिहाजा भारत ने इस खेल आयोजन की मेजबानी की इच्छा जताते हुए इससे जुड़े पत्र को जमा भी कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने इसके साथ ही अलग अलग विभाग और प्राधिकरणों से जरूरी गारंटी प्राप्त करने के साथ मेजबान सहयोग समझौता करने, मेजबानी की बिड मंजूर होने की स्थिति में गुजरात सरकार को जरूरी आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया के कुल 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे। सरकार को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ ही तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडिया कर्मी भारत आएंगे। इससे स्थानीय व्यवसायियों को लाभ होगा और राजस्व भी उत्पन्न होगा। कॉमनवेल्थ जैसे आयोजन सिर्फ गेम्स नहीं होते, बल्कि अपार संभावनाओं का वो दरवाजा होते हैं जो देश की आर्थिक से बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने का अवसर अपने साथ लाते हैं। सरकार का भी मानना है कि कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी से अर्थव्यवस्था पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के मौके बनेंगे। देश के युवा एथलीट भी इससे प्रेरित होंगे। खेल विज्ञान, आयोजन के संचालन और प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और परिवहन समन्वय, प्रसारण और मीडिया, आईटी, जनसंपर्क और संचार जैसे क्षेत्रों में भी नए मौके बनेंगे। भारत ने पिछली बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। वहीं इस बार कनाडा 2030 में होने वाले इस खेल आयोजन से पीछे हट गया था, जिसके बाद अब भारत को मेजबानी मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसमें खास बात यह है कि यह फैसला भारतीय ओलंपिक संघ के सहमति जताने के कुछ ही दिन बाद आया है। वहीं इसके अलावा बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में 4 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। बैठक में 12,328 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पहली, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2,526 करोड़ रुपए की लागत से नई देशलपर, हाजीपीर, लूना और वयोर लाखपत रेल लाइन। दूसरी, बिहार में भागलपुर, जमालपुर, तीसरी लाइन परियोजना को 1,156 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली रेल लाइन। तीसरी, असम में फुरकटिंग, न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना पर 3,634 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल लाइन। चौथी, कर्नाटक और तेलंगाना में 5,012 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद वाडी परियोजना को मंजूरी मिली है। इन चारों परियोजनाओं से 565 किलोमीटर रूट रेल मार्ग से जुड़ेगा। इससे 3,108 गाँव और 47 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इन चारों रेलवे प्रोजेक्ट्स के दौरान 251 लाख दिनों का रोजगार भी पैदा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि हर साल 68 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। इससे रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और यात्रियों के साथ साथ उद्योगों को भी फायदा होगा। वहीं इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को भी बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया है। योजना के लिए कुल 7,332 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब पहले और दूसरे लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। वहीं समय पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को रुपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा। साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वाले वेंडर्स को रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन पर 1,600 रुपए तक का इंसेंटिव भी मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन सभी फैसलों से सरकार का फोकस कनेक्टिविटी और नई पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ताकि जो सपना पीएम मोदी ने विकसित भारत का देखा है उसकी मजबूत नींव मिसाल बने। अब खबर बिहार की सियासत से है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस अधिकार यात्रा में विपक्ष की जुबान से सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। इसी के साथ बिहार के इस चुनावी मौसम में पाकिस्तान के 3 आतंकियों की घुसपैठ के मामले भी सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। माननीय राहुल गांधी जी SIR के सवाल पर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने के लिए आए कि अगर वोट चोरी हुआ तो
15 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6.7% बिहार में चुनाव वोट आता है। राहुल गांधी के स्वभाव में है अपने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उनके विचारों को राहुल गांधी जी अपने विचार के रूप में उसका मिलन कर यहाँ परोसते हैं। तो जब आप खुद ही आप अपने पैर पर कुरारी मार लिए हैं, आपका जमीन खिसक गया है, तब कह रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी। किसका वोट चोरी होगा? ये आप ऐसे घूम घूम कर बनाइए, पिकनिक बनाइए, उस दूसरी बात है। वो बम फोड़ रहे थे, जनता सब देख रही है। बिहार में कोई मुद्दा SIR नहीं है। बिहार के लोगों ने देखा है, इसी बिहार की धरती से देखा है कि उनकी दादी ने किस तरह लोकतंत्र को कुचला था। जब इरादे साफ हो तो शब्दों में सच्चाई दिखती है, लेकिन जब वही इरादे सत्ता और राजनीति के लिए हो तो जबान से सिर्फ जहर ही टपकता है। और बिहार की सियासत में आए दिन वही नजारा देखने को भी मिल रहा है। दरअसल इन दिनों बिहार के चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सभी महागठबंधन की पार्टी मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस और आरजेडी की मतदाता अधिकार यात्रा का नाम सुनते ही लगता है लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये मंच अब अभद्र भाषा और अपमान का अखाड़ा बन गया है, जो आए दिन लोकतंत्र पर खतरा बनती जा रही है। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहाँ शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं संविधान के कारण मिले हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। रिस्पॉन्स तो आप सब देख रहे हैं और आप नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। हमें स्वयं भी अंदाजा नहीं था कि वोट अधिकार यात्रा जो चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत के खिलाफ आक्रोश से इसकी शुरुआत हुई थी, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। जर्रे जर्रे, चप्पा चप्पा में एक एक बच्चा बोल रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। दिक्कत क्यों है? सबसे मौलिक अधिकार है मत। आपका मत सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, आपका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। दरअसल बिहार के इस चुनावी मौसम में गुरुवार को महागठबंधन की टीम बिहार के दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा कर रही है और इस यात्रा में विपक्ष के नेता खुद को विकास और रक्षक बताने का दावा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन, जो खुद को विकास और जनता के अधिकारों का रक्षक बताने का दावा करती फिर रही है, वो दावा अब धूल में मिलता जा रहा है। लोकतंत्र के मंच से बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जनता के सवालों को नजरअंदाज करना और सत्ता की भूख में मर्यादा को भूल जाना, ये सब सिर्फ विपक्ष की हताशा और गिरावट को उजागर कर रहा है। गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, समृद्धि का मॉडल है और उसको अगर वोट चोरी का मॉडल कहकर इन लोगों ने हार की हताशा प्रदर्शित कर दी है और वह तेजस्वी जी के साथ बिहार की यात्रा पर है और हमेशा भ्रम फैलाने का काम करने की कोशिश करते हैं। बिहार की जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। यह 1990 से लेके 2005 का बिहार अब वह नहीं है। लालू राबड़ी जी के जंगल राज वाला बिहार यह नहीं है। बिहार विकास की ओर बढ़ चला है। आप जहां सरकार बनाते हैं तो वहां भी क्यों आपकी सरकार, अगर सब जगह हमारी सरकार हम बन जाती, एनडीए की, भाजपा की, तब ना वोट चोरी समझ में आता है। वोट चोरी ऑन व्हाट ग्राउंड? जो हमारे वोटर है उनका वोटर लिस्ट में नाम जुट ही रहा है। ये तो आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी से भाजपा सरकार बनाती है, जबकि आपका अपना जमीन खिसक गया है। आप अपना खुद ही, आप जो है, जो जिस बेसिस पर आप थे, जितने लंबे समय तक जनता ने आपको समर्थन दिया, प्यार दिया, तो उस वोट को आप कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। अब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि
कांग्रेस, जो कभी खुद को मर्यादा और लोकतंत्र का पहरेदार बताती थी, वो अब सत्ता की भूख में इस कदर गिर चुकी है कि अभद्र भाषा को भी राजनीतिक हथियार बना चुकी है। राहुल गांधी, जो खुद को संविधान का रक्षक कहते हैं, वो खुद देश की संवैधानिक शक्ति का अपमान करते रहते हैं। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि सियासत की सच्चाई का आईना भी बन गया है। बिहार की जनता अब ये देख भी रही है कि कांग्रेस और आरजेडी का मंच सिर्फ अभद्र भाषा, अपमान और सत्ता की भूख का अखाड़ा बन गया है और विकास, सुरक्षा और जनता की भलाई के सवाल पीछे छूट गए हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है। 16 दिन की ये यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। जब लोकतंत्र की धरती पर चुनावी रौनक होती है तो वहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन बिहार में इस बार जो दृश्य सामने रहा है वो सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि खतरनाक भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्षी दल अपने सियासी दांव आजमाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में इसी मतदाता अधिकार यात्रा के दरमियान आतंकी घुसपैठ के मामले ने भी सबको चौंका दिया है। अब इस मामले पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या जो मंच लोकतंत्र के नाम पर सजाया गया था उसकी आड़ में आतंकियों को पनाह दी जा रही है। बिहार की इस बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच ये तस्वीरें बिहार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब एक नई चुनौती बनती दिख रही हैं। ये तीनों शख्स उसी चुनौती का कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेपाल के रास्ते से 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पुलिस मुख्यालय को मिली है, जिसके बाद से सभी जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में बिहार में दाखिल हुए। आशंका जताई जा रही है कि इन आतंकियों का मकसद बिहार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना हो सकता है। सूचना एजेंसी की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरिया में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें। बिहार में आतंकी अलर्ट की सूचना के बाद राहुल गांधी के 12वें दिन की यात्रा में बदलाव किया गया। सीतामढ़ी में वो जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे वो जानकी मंदिर पहुंचे, जिसके बाद वहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। बिहार के इस चुनावी मौसम में उन 3 आतंकियों की तस्वीरें और नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अब आखिर कौन है ये आतंकी, वो भी जान लेते हैं। कौन है ये आतंकी? आतंकी नंबर 1 हसनैन अली रावलपिंडी, पाकिस्तान का निवासी। आतंकी नंबर 2 आदिल हुसैन, उमरकोट, पाकिस्तान का निवासी। मोहम्मद उस्मान, बहावलपुर, पाकिस्तान का निवासी। वोट का अधिकार केवल लोकतंत्र और मर्यादा के साथ होना चाहिए, अभद्र और सियासी दांव खेलने के लिए नहीं। फिलहाल बिहार में आतंकियों के घुसपैठ की मिली सूचना के बाद पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी जिलों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ तक कि पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधियों को देखे जाने पर तुरंत सूचना नजदीकी थाने पर दें। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ 360 में अगली खबर संभल से है। पिछले साल नवंबर में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा की जांच रिपोर्ट आज सीएम योगी को सौंप दी गई है। दावा के है कि इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव और हिंसा की साजिश के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। यूपी के संभल का ये मंजर तो आपको याद ही होगा। हाथों में हॉकी स्टिक, लगातार चलते पत्थर और प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर नकाब। इन तस्वीरों ने खूब सवाल खड़े किए थे।
सियासत भी खूब हुई थी, लेकिन अब इसी संभल हिंसा की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई है। यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इनमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। दावा है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई है। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लिहाजा 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। यूपी के संभल में बीते साल 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस ए.के. जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे और इसी टीम ने पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की है। लिहाजा अब इस रिपोर्ट के बाद उत्पात की साजिश रचने वालों का चेहरा जल्द ही बेनकाब हो सकता है। जांच रिपोर्ट आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को दी गई है। उस एसआईटी के समक्ष मैं स्वयं संभल गया था और अपने जो बयान है वो दर्ज कराए। जो 19 तारीख को जो घटना हुई है, जो 24 तारीख को घटना हुई है, वो सारी बातें हमने एसआईटी की जो टीम है उसके सामने रखी थी। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि संभल का सच छुपाने की बार बार कोशिश की गई। किस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज किया गया है, किस तरह से वहां पे हिंदू समाज के लोग एक दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सच है जिसको दबाने की कोशिश की गई। किस तरह से इतिहास में वो एक हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसको बाबर ने बर्बरता पूर्वक उसको तोड़ा और उसको एक मस्जिद में शेप देने की कोशिश की गई। ये संभल का सच है, इसको दबाने की कोशिश की गई। संभल में किस तरह से जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ी, किस तरह से वहां पे देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो वहां पे बढ़ी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और जो लोग अपने आप को बहुत बड़े सेक्युलरिज्म के सूरमा मानते हैं, उन्हें संभल में जाके ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि किस तरह से वहां पे आज हिंदू समाज के लोग एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हिंदू समाज के लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसका अनुपालन नहीं होगा? क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत सर्वे होना था, वहां पे उसकी कंप्लायंस नहीं की जाएगी? पूरा प्री प्लान था। जो वहां पे 19 तारीख और दंगे नहीं हुए, वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, और जो वहां पे 19 और 24 तारीख को घटना हुई है, पूरा प्री प्लान था कि कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करना है, वहां पे सर्वे नहीं कराने देना है, सर्वे की टीम को एलिमिनेट करना है, और इसके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स का षड्यंत्र इसमें शामिल है। संभल हिंसा पर आई जांच रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव पर हुए खुलासे के बाद अब इस पर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। सपा और बीजेपी के बीच बार पलटवार का सिलसिला चल निकला है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ जहाँ भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहाँ से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। देखिए, डेमोग्राफी चेंज अगर होता है तो बहुत सी जगहों पे उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी से डर के भाग गए। आमतौर से लोग अपने कारोबार के लिए पलायन करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे और जगहों पे जाते हैं। एक तो वजह ये भी है। दूसरे, जो आज की सियासत हमारी हो रही है, जो राजनीति हम लोग कर रहे हैं, उसमें नफरतों की राजनीति सबसे ज्यादा है। संभल हिंसा की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा, वहां से विधानसभा पटल में रखी जाएगी। जो जांच हमको सौंपी गई थी कमीशन को, उन बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुबह 10 बजे कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावा तो ये भी है कि रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का जिक्र है। कहा गया है कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई और जबरन धर्मांतरण कराया गया।
आप इसको सियासत में कई तरह के सवाल और आरोप प्रत्यारोप की बया रिपीट। देखिए, रिपोर्ट के एक गंभीर पहलू है। संभल में कई बार दंगे हुए और उसके कारण बड़ी तेजी से पलायन हुआ है। हिंदू मुसलमान सब प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्या कारण थे जिसके कारण लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा? क्या कारण थे? तमाम धार्मिक जो स्थल थे वो नष्ट किए गए। क्या कारण था? लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट का परीक्षण होने के बाद सरकार कठोर कदम जरूर उठाएगी। संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। संभल तो एक नाम है, लेकिन संभल जैसे कम से कम 100 ऐसे जगह हैं जहां पे टारगेटेड डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इस्लामिक समूह का ग्रुप बन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी चेंज कर सकें। भारत के तमाम सीमावर्ती राज्य इसका शिकार हो रहे हैं, संभल भी इसका शिकार हो रहा है। इनको संरक्षण देने के लिए इनके इस्लामी काका जो भाईजान सिंड्रोम से प्रेरित हैं, हर राज्यों में मौजूद है। इसकी कलई खुल रही है, सामने चीजें आ रही हैं और तब इन लोगों में छटपटाहट और खलबलाहट हो रही है, लेकिन कार्रवाई इन पे होके रहेगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 22 नवंबर 2024 को सांसद जियाउर रहमान बर्क के विवादित भाषण ने हिंसा की नींव रखी थी। फिलहाल अभी इस पर साफ कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये रिपोर्ट सीएम योगी के हाथ में सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में जनपद संभल से जुड़े कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य शामिल किए गए हैं। चलिए, यहाँ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अगली खबर बारिश से प्रभावित जगहों पर सेना के प्रयोग से है, जहां देश भर में मानसून की बारिश से तबाही मची हुई है। इस बीच सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक एटोर N-1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल का प्रयोग कर रही है, जिसे दलदल और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बनाया गया है। भारतीय सुरक्षा बलों का ये स्पेशल व्हीकल देखिए कैसे जमीन पर चलने के साथ साथ पानी पर भी बड़े आराम से काम करता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम का कहर बारिश के रूप में पूरे देश में बरस रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों के मुख्य शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आंधी, तूफान और पानी के सिलसिले ने लोगों की जिंदगानी आफत में डाल दी है। कुदरत की मार से लोगों की जान पर बनाई है। बारिशनुमा आपदा और लोगों की जान के बीच एक ढाल का काम कर रही भारतीय सुरक्षा बल लगातार राहत अभियान चला रही है और उसी अभियान के तहत पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान के लिए भारतीय सेना ने एटोर N-1200 SMV यानी स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल को उतार दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों का ये स्पेशल व्हीकल देखिए कैसे जमीन पर चलने के साथ साथ पानी पर भी बड़े आराम से चल रहा है। ये एक एडवांस एम्बियंस व्हीकल है, जिसे एक्सट्रीम मोबिलिटी व्हीकल भी कहा जाता है, जो कई तरह के चुनौतीपूर्ण इलाकों में बचाव अभियान चलाने के लिए बनाया गया है। जैसे गुरुवार को पंजाब में बाढ़ के बिगड़ते हालातों को देखते हुए लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए उतारा गया। भारतीय सेना का यह स्पेशल व्हीकल बाढ़ प्रभावित इलाकों में काफी मददगार साबित हो रहा है। इससे लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालना, राहत सामग्री पहुंचाना और बचाव कार्य चलाने में बेहद मददगार साबित हुआ है। भारतीय सेना के स्पेशल व्हीकल को मददगार बनाती है इसकी कई खासियतें।
सेना की इस गाड़ी में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल लगा हुआ है, जो इसे 136 हॉर्स पावर की ताकत देता है। ये 4 व्हील ड्राइव है, जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 600 मिलीमीटर है। ये किसी भी मौसम में -40 डिग्री से 45 डिग्री तक चल सकता है। इसमें 9 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और इसमें 95 लीटर का फ्यूल टैंक लगा होता है, जिसे बढ़ाकर 200 लीटर तक किया जा सकता है, जो कि 2.5 दिन तक चलेगा। एटॉर N-1200 व्हीकल रेस्क्यू ऑपरेशन हो या बॉर्डर पर दुश्मनों की निगरानी करना हो, ये हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। और अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद करने उतरे भारतीय सेना के स्पेशल व्हीकल की बनावट पर भी नजर डाल लेते हैं, जो इसे सामान्य वाहनों से अलग करती है और ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना करने में सक्षम बनाती है। व्हीकल को डोकोल उच्च शक्ति वाले स्टील फ्रेम से बनाया गया है, जो इसे अत्यधिक लचीलापन देता है। इस पर की गई जिंक कोटिंग से ये वाहन 30 साल की अवधि तक आसानी से काम कर सकता है। एटॉर N-1200 की लंबाई 3.98 मीटर है और इसकी चौड़ाई 2.57 मीटर, जबकि ऊंचाई 2.846 मीटर है। एटॉर N-1200 की भार क्षमता प्रभावशाली है। ये 1200 किलोग्राम पेलोड के साथ साथ 9 कर्मियों, 8 यात्री और एक चालक को बिठाकर आसानी से ले जा सकता है। यही नहीं, ये 2350 किलोग्राम तक भार खींच सकता है, चाहे घने जंगल हो या दलदल, बर्फ के मैदान हो या रेगिस्तान या फिर नदियां। एटॉर N-1200 SMV को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में काम करने में सक्षम रहे। ये डिजाइन और जरूरी अपग्रेड ही इसे खराब स्थिति में भी आसानी से काम करने में मदद करती है। एम्फीबियन व्हीकलों में बड़े पहिए लगाए जाते हैं, जो व्हीकल को जमीन के साथ साथ पानी पर चलने में सक्षम बनाता है। व्हीकल में प्रोपेलर और जेट सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम पानी में चलने वाले जेट में लगाया जाता है। व्हीकल की बॉडी को इस तरह बनाया जाता है कि पानी व्हीकल के अंदर ना जा सके। ज्यादातर एम्फीबियन व्हीकल में मल्टी फ्यूल हाइब्रिड इंजन लगाए जाते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में काम कर सके। सेना रेस्क्यू फोर्स के पास ऐसे वाहन होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे जा सके। जमीन पर यह सामान्य गति में चलता है, लेकिन पानी में इसकी गति नाव से थोड़ी ही कम होती है। भारतीय सेना का एटॉर N-1200 SMV एक उन्नत ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। भारतीय सेना के लिए एटॉर N-1200 का निर्माण JSW जेको कंपनी ने किया है। सेना ने कंपनी को 96 गाड़ियों का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इन वाहनों को 2024 के गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित किया गया था। एटॉर N-1200 SMV ने कुदरत की मार झेल रहे इलाकों में मदद पहुंचाने का काम आसान कर दिया है। भारतीय सेना का स्पेशल व्हीकल बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे बचाव अभियान में काफी मददगार साबित हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए मुंबई के लाल बागचा की ओर, जहां पर बप्पा के भक्तों के प्यार का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उसके साथ ही बॉलीवुड ने कैसे मनाया गणेश चतुर्थी का त्योहार, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे और ढोल ताशों के बीच अपने प्यारे बप्पा का स्वागत किया। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली, खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां सितारे आसमान के साथ साथ जमीन पर भी दिखाई देते हैं, जिसकी चमक दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। उस शहर में गणपति बप्पा के आगमन की अलग ही धूम देखने को मिली है। बड़े से बड़ा नेता हो या फिर बॉलीवुड का सितारा, सब बप्पा की शरण में माथा टेकने मुंबई के लाल बागचा पहुंच रहे हैं, जो मुंबई शहर का सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडाल है। और हर साल की तरह इस साल भी ये भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहले ही दिन दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़े। और जब लालबाग के राजा की पहली दान पेटी खोली गई, तो भक्तों का अटूट विश्वास और बप्पा के लिए प्यार देखने को मिला। दान में अमेरिकन डॉलर का हार, करोड़ों रुपए, यहाँ तक कि क्रिकेट बैट भी शामिल रहा। ये मात्र चढ़ावा नहीं, बल्कि भक्तों का प्यार है। ये श्रद्धा और विश्वास की अनोखी मिसाल है। दान को समेटने के लिए 10 से ज्यादा लोग लग गए। वहीं पैसे गिनने वाली मशीन से दान का पैसा गिना गया। तब जाकर लाल बागचा में भक्तों ने जो दान किया है, उसका एक आंकड़ा सामने लाया जा सका है।
अभी ये 3 पेटी, अभी तक 1 पेटी खुली गई है। वो शाम तक जो गिनने के लिए आते हैं वो जीएस महानगर बैंक के कर्मचारी थे, हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी थे, हमारे सम्मानीय सदस्य थे, सलाहकार सदस्य थे, मेरे साथ काम करने वाले मेरे कार्यकारिणी की टीम रहती है, मेरे स्टाफ रहते हैं। ऐसे 80 जन यहाँ पे अपने गिनने के लिए स्टाफ रहता है। पिछले साल पहले दिन अपना 48 लाख रुपए आया था। सुबह से ही गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से वातावरण से लाल बादशाह का गणपति पंडाल भक्तिमय हो गया। लोग नाचते गाते हुए छोटे, मध्यम और बड़े आकार की मूर्तियां अपने घरों और पंडालों में लेकर पहुंचे, जिसमें कई सितारे भी शामिल हुए। बुधवार को भारत के जाने माने अभिनेता सलमान खान ने भी परिवार के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। गुरुवार को सलमान खान ने पूरे परिवार के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान अभिनेता सलमान खान भी बप्पा की आरती करते नजर आए। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आई हैं। बप्पा के आगमन के शुभ अवसर पर खान और शर्मा परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे भी भक्ति में डूबे नजर आए। न्यूज़ 360 में खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय सेना को मिली एक और कामयाबी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उनकी हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रही है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। साथ ही इस दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ करने की फिराक में थे। मुख्य एजेंसियों के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इस कोशिश को नाकाम किया और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। नौशहरा नार्द के पास घुसपैठ करते हुए मारे गए 2 आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आतंकियों ने घुसपैठ के दौरान जवानों पर फायरिंग की थी। सेना और जम्मू कश्मीर की संयुक्त टीम का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये 7वीं मुठभेड़ है। पहलगाम हमले के बाद अभी तक हुई मुठभेड़ में 23 आतंकी मारे गए हैं। 30 जुलाई को भारतीय सेना ने पुंछ इलाके में ऑपरेशन शिव शक्ति की शुरुआत भी की थी। ये ऑपरेशन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सैन्य और नागरिक खुफिया इकाइयों द्वारा तालमेल और समन्वय से प्राप्त विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं पर आधारित था। इससे पहले भी 25 अगस्त को संयुक्त बलों ने बारामूला के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम किया था, जिसके बाद से ही आतंकी सीमा के अंदर घुसने की फिराक में थे। उसके बाद से ही इलाके में तलाशी अभियान जारी है। आइए जानते हैं अभी फिलहाल सेना द्वारा की गई ठोस और जवाबी कार्रवाई। कुलगाम में 1 से 12 अगस्त के बीच ऑपरेशन अखल नामक एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए, जिनकी पहचान जाकिर अहमद गनी, आदिल रहमान टेंटू और पुलवामा निवासी हरीश डार के रूप में हुई है। पुंछ में 30 जुलाई को ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी मारे गए थे। श्रीनगर के हरवान में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान सुलेमान, अफगान और जिब्रान के में हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान तीनों को पहलगाम में शामिल होने की बात कही थी। पुलवामा में 15 मई त्राल जंगल में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई थी। शोपियां में 13 मई को लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मारा गया था। इनकी पहचान शाहिद कुट्टे, अदनान शफी डार और आमिर बशीर के रूप में की गई। सांबा जिले में बीएसएफ के जवानों ने 8 और 9 मई को 7 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये मुठभेड़ हाल के महीनों में हुई सबसे बड़ी और घातक मुठभेड़ों में एक थी। इन हाल फिलहाल में हुई घटनाओं ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। वहीं पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस तरह से भारत की सेना ने आतंक पर लगातार प्रहार किया है, उसके बाद से आतंकिस्तान के आकाओं की नींद उड़ गई है।